चलो शुरू करते हैं बच्चों, बिना देरी करते हुए। ठीक है, देखो इस सेशन के अंदर हम लोग क्लास 9th के, ठीक है, आपके मैथमेटिक्स यानी कि गणित के 100 से भी प्लस एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। अब एक चीज को आप बड़े ध्यान से ये समझ लो कि देखो बहुत कम टाइम है आपके एग्जाम के लिए, है ना, तो हम आपको सिर्फ एमसीक्यू और उस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा ये बताते हुए चलेंगे। अगर मैं आंसर को एक्सप्लेन करने बैठूंगा, ठीक है, तो एक एक एमसीक्यू को सॉल्व करने में कम से कम 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, है ना। तो 100 का मतलब कितना हो गया, कम से कम आपके 250 मिनट मान लो, और 250 मिनट का मतलब हो गया आपका कम से कम 4 घंटे, है ना। तो इसीलिए हम इन एमसीक्यू के आंसर को देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में उनको देखते हुए चलेंगे, और ये सभी आपके चैप्टर वाइज होंगे। हर एक चैप्टर से हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने, टाइम कम है। ओके 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 ओके, चलो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखो सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखेंगे, ठीक है, हमारे ये एक एक नंबर के एमसीक्यू होने वाले हैं। पहले हम अपने चैप्टर 1 का देखेंगे, ठीक है। आप सारे बच्चे आंसर करते चलिए, इससे क्या होगा कि ना आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी बढ़िया प्रैक्टिस हो रखी है। ठीक है, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, देखो इससे आपको थोड़ा अच्छे से दिख जाएगा, है ना। तो सारे बच्चे आंसर करते हुए चलेंगे, जैसे जैसे मैं आपसे पूछता जाऊंगा आप सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ये हिंदी में है, यहाँ पे चिंता मत करो, हिंदी में यहाँ पे है, और इंग्लिश मीडियम में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, पहले हिंदी में आपको दिखा दूंगा सारे क्वेश्चन, फिर आपको इंग्लिश मीडियम में दिखा दूंगा। ओके, चलो बच्चों सारे बच्चे आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है। तो आपको पहचानने के लिए आ जाएगा कि बताइए परिमेय संख्या इनमें से कौन सी है। ठीक है, परिमेय संख्या इसमें से कौन सी होगी बच्चों, सी वाली हो जाएगी, रौनक, डिम्पी, ठीक है, मैजिक, अयान मलिक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है बच्चों। 0 जो है ये हमारी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है, परिमेय तो हमने समझ ली, अब समझते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या कौन सी है इसमें से। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या हमारी कौन सी होगी इसमें से, जल्दी से, अपरिमेय संख्या जो सिर्फ एक हो, ठीक है, और एक ही हो, ठीक है, और किसी का स्क्वायर भी ना निकलता हो। हाँ, डी वाली होगी आपकी अपरिमेय संख्या, डी वाली आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि 9 जो है बच्चों, मतलब 81 जो है ये हमारा 9 का स्क्वायर बन जाएगा अगर रूट निकाल लेंगे इसका, है ना। तो इसीलिए हमारा ये सी वाला नहीं, डी वाला एकदम राइट आंसर होगा, 5। ओके, फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, यदि x की वैल्यू x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है तो 1 अपॉन में x बराबर क्या होगा। ठीक है, देखो x हमारा क्या दे रखा है, x बराबर में 2 प्लस रूट का 3 है, तो जब हम इसी x को 1 अपॉन में x करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको 1 अपॉन में x करके कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो 1 अपॉन में x हो जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन में x हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है वो इस तरीके से नीचे आ जाएगी x की। तो सिंपल सी बात है, किसी के ऊपर जब 1 होता है तो उसे लिखते तो है ही नहीं हम, है ना, तो क्या लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, तीसरे का क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, 2 माइनस में रूट 3। ठीक है, क्योंकि ये नीचे हो जाएगा ना, ऊपर जैसे नॉर्मली ये 1 है, यहाँ पे x इधर आएगा तो ये इस तरीके से, तो ये माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, किसमें, माइनस में। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन है बच्चों कि रूट 2 और रूट 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। देखिए रूट 2 और रूट 3, इसके बीच में एक अपरिमेय संख्या हमें निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, हम रूट 2 प्लस कर देंगे इसका, रूट 2 रूट 3 को प्लस कर देंगे और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना, तो हमारी जो एक अपरिमेय संख्या वो निकल जाएगी आसानी से, है ना बच्चों। इस तरीके से आपकी अपरिमेय संख्या निकल जाएगी, ए वाला हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया बच्चों, ए वाला आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे बच्चों, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखो यहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि तकरीबन 170 प्लस बच्चे वॉचिंग पे हैं, लेकिन एक चीज़ बच्चों आपको मैं कंफर्म कर दूँ, मैं आपको हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे एक्सप्लेन करके अभी नहीं समझा पाऊंगा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, 4 से 5 घंटे लग जाएंगे हर एक क्वेश्चन को समझाने के लिए। तो मैं सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है, कितनी प्रिपरेशन कर रखी है, वो इस बात से पता चल जाएगी कि आप उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही देते हैं या नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं जो बताऊंगा और आप जो बताएंगे मैच करते चलिए, आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, हम एक चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। यदि 5 की घातांक 2y है इक्वल टू 25 है, तब 5 माइनस वाई किसके बराबर होगा। देखो
जब 5 की घातांक 2y है और ये 25 है इक्वल में, तो 5 की पावर जब -y होगी तो कितना होगा बच्चों, ठीक है, तब कितना होगा ये हमें निकालना है, ठीक है। तो तब कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे, कितना होगा वो, वेरी गुड, तब वो हो जाएगा 1/5, डी वाला, वेरी गुड, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका 1/5, ठीक है। अब जो क्वेश्चन अभी तक हमने यहाँ पे पढ़े हैं वो आपको मैं एक बार इंग्लिश मीडियम में दिखा देता हूँ, सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में यहाँ से पढ़ लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर जो है ना बच्चों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर हमारा √5 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 2 + √3 देन 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2 - का √3, एंड उसके बाद में एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ है हमारा इसका ए वाला, ये रहा। एंड 5 की घातांक 2y है इज इक्वल टू 25, देन 5 - y इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 1/5, ठीक है। इस तरीके से कुछ हमारे रिक्त स्थान वगैरह है बच्चों, आपसे मैं पूछता हूँ सारे बच्चे एक बार मुझे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा, ठीक है, लिख के बताएंगे मुझे, लिख के नहीं, आप लिख तो पाओगे नहीं, रूट कैसे लिखोगे, चलो कोई नहीं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। जैसे हमारा ये है क्या नाम है, √6 और √8, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 8×6 48, है ना, कितना हो जाएगा ये 48, तो इसको हम 4√3 लिख सकते हैं, कितना 4√3। संख्या √3 का दशमलव प्रसाद जो है, ठीक है, कैसा होगा, ये अशांत होगा बच्चों हमारा, कैसा होगा, अशांत होगा, और ये होगा हमारा अनावर्ती, क्या होगा, अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती होगा, ठीक है, इस तरीके से। चलो एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं, अगले एमसीक्यूज की तरफ, तो मैं निकाल लेता हूं एक बार अगले एमसीक्यूज। ओके, सेकंड चैप्टर है हमारा बहुपद वाला। इससे ज़्यादा एमसीक्यू नहीं है, ठीक है, थोड़े ही हैं। चलो सारे बच्चे आंसर करेंगे, बहुपद वाला हमारा ये एमसीक्यू का पार्ट है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पे बच्चों कि यदि बहुपद 4x² माइनस में 7x² प्लस में 2x प्लस में 1 है, ठीक है, 1 में x2 की गुणांक क्या होगी, ये जो हमारा x2 का गुणांक, इसका क्या मान होगा वो हमें निकालना है, x2 का गुणांक क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। तो x2 का गुणांक क्या निकलेगा बच्चों, जल्दी सारे बच्चे आंसर करेंगे, x2 का गुणांक c निकलेगा -4। चलो देखते हैं इसमें गुणांक किसका क्या निकलेगा, ठीक है, -7, निहाल, वेरी गुड, -7, ओके। एक बार ना मैं ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी निकाल लेता हूं, ठीक है, तब तक आप सारे बच्चे आंसर करते चलिए। ओके, पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पॉलिनोमियल 4x³ 4x², 2x + 1 इज, तो ये हो जाएगा आपका -7। कितना आंसर निकलेगा बच्चों इसका आंसर निकलेगा -7। ओके, चलिए अब बताएंगे सेकंड वाला, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात कौन सा इसमें बहुपद नहीं है, ठीक है, इसमें एक वो पद है जो कि बहुपद नहीं है, ठीक है, तो बहुपद इसमें से कौन सा नहीं है, अगर हम देखेंगे इसको तो देखो यहाँ पे जो है हमारा x² + 1, ठीक है, x + 1 और 1/x + 1 x और x², ये भी है, लेकिन बहुपद जो नहीं होगा b वाला √x + 1, ये हमारा बहुपद नहीं है, ठीक है, ये हमारा बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है बच्चों हमारा, यदि x = -1, ध्यान से करते चलिए सॉल्व, x = -1, बहुपद x³ माइनस में 2x² प्लस में 3ax + 5 का शून्यक हो तो a का मान निकालिए, ठीक है, इसका शून्यक यदि x = -1 में है ना, तो इसका a का मान क्या होगा जो हमें यहाँ पे दे रखा है 3ax, ये निकालना है। और बच्चों जब मैंने आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर करवाए थे तो मैंने आपको इसको निकालना भी सिखाया है, ठीक है, इसको भी निकालने सिखाया है, k का मान भी निकालना सिखाया है, ठीक है, और p की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है, x2 या xy बराबर जो भी है फलाना, सारी चीज़ें सब आपको मैंने अच्छे से समझा रखी हैं, ठीक है। अब आपका टेस्ट है, जल्दी से इसका आंसर करो। तीसरे का आंसर क्या होगा कि जो हमारा a का मान है वो क्या निकलेगा, और इसका मान ना अपॉन में निकलेगा बच्चों, यानी कि बटे में निकलेगा इसका आंसर किसमें निकलेगा, बटे में, b निकलेगा 2/3, इसका मान b निकलेगा 2/3, हाँ ठीक है 2/3 निकलेगा, 2/3। सेकंड क्वेश्चन मतलब फोर्थ है, यदि x + 2
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस में के एक्स प्लस 14 का गुणनखंड है, ठीक है। ये हमारा बहुपद है जिसका गुणनखंड है एक्स प्लस में 2। तो इसमें के का मान क्या होगा ये निकालिए, ठीक है। तो ए का मान निकालना सीख लिया आपने, अब के का मान निकालना सीख लो कि के का मान इसमें से क्या होगा बच्चों, ठीक है। के का मान इसमें से क्या होगा, जल्दी से आंसर करेंगे सारे बच्चे। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ यहाँ पे जो के का मान है ना वो हो जाएगा आपका 9। ए आपका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखेंगे बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4 x माइनस 2 से जब हम विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल क्या मिलेगा हमें, ठीक है। जब हम x माइनस 2 से इसको विभाजित करेंगे तो हमें शेषफल क्या मिलेगा बच्चों, ठीक है। हमारा शेषफल क्या निकल के आएगा, सॉल्व करो बच्चों इसको जल्दी से और आंसर करो, सॉल्व करके आंसर करो जल्दी से इसका, ठीक है। बी निकलेगा 24। एस ए के गेमिंग नहीं, वैसे रॉन्ग है आपका। रानी चौरसिया गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चे। संजय कुमार का बी आया है 24 निकलेगा, ओके। और भी बच्चे आंसर करिए जल्दी से, ठीक है। सारे बच्चे और भी आंसर करेंगे, ओके। कुछ बच्चों का सी आया है, आनंद का, ठीक है। और यहाँ पे रौनक, और भी बच्चे हैं जो सी कह रहे हैं, ठीक है। आप सभी का बिल्कुल ठीक है, -16 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, -16। अब ये सभी क्वेश्चन आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल जो है आपका ये बी वाला नहीं होगा। ये हमारी जो इक्वेशन दी गई है इसमें जो हमारी ए की वैल्यू है वो 2/3 निकलेगी, और हमें जब इस ये इक्वेशन के हिसाब से के की वैल्यू निकालेंगे अपनी, ठीक है, के की वैल्यू, तो ये -9 निकलेगी। और इस हिसाब से x माइनस 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना निकलेगा, हमारी वैल्यू -16 निकलेगी, ओके। कितनी, -16, ठीक है, कोई डाउट नहीं। और फिर यहाँ पे आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये मैं ना आपको जल्दी से बता देता हूँ क्या होगा। यदि एक वर्ग की भुजा x प्लस 2y माइनस में z इकाई है तो उसका जो क्षेत्रफल है बच्चों, ठीक है, क्षेत्रफल वो क्या होगा, वो होगा x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर प्लस में 4y का, अरे एक तो पेन नहीं चलता है, मैं बता देता हूँ, 4y स्क्वायर प्लस में z स्क्वायर प्लस में 4xy माइनस में 4yz और माइनस में 2xz, ठीक है। बहुपद ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के कितने शून्य अंक होंगे, 2 हैं, तो सिंपल सी बात है 2 शून्य होंगे। एक द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने बहुपद हो सकते हैं, द्विघात बहुपद में अधिकतम कितने बहुपद हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हम 0 को भी इस साइड उठा लेंगे तो 3 हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और 49 की क्यूब प्लस में -30 की क्यूब इक्वल टू ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी क्यूब को जोड़ेंगे, जो हमारा ये आंसर निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे -19, क्योंकि देखो ये प्लस माइनस करके माइनस हो जाएगा, तो प्लस में 19 की क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और भी सारी चीज़ें आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। और चैप्टर 3 में आपके कई सारे क्वेश्चन हैं, इसीलिए आपको मैं सीधा सीधा उन क्वेश्चन का जो आंसर है वो बताता हुआ चलूंगा, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में भी आ जाए, ठीक है। जल्दी से आप देखो, अपनी तरफ से आंसर करते चलो, आप लोग अपनी तरफ से आंसर करते चलो, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता जाऊंगा क्या आंसर होगा क्या नहीं। जैसे कि किसी बिंदु का भुज उसकी दूरी है, सर जी थोड़ा बड़ा कर दीजिए, हाँ ठीक है। देखो जैसे कि किसी बिंदु का भुज उसकी दूरी होती है, किस पे होती है बच्चों, y अक्ष से, किस पे, y अक्ष से। किसी बिंदु का y निर्देशांक उसकी दूरी होती है, ठीक है। किसी बिंदु का y अक्षांश उसकी दूरी होती है, y निर्देशांक उसकी दूरी होती है किसकी, x अक्ष से, x अक्ष से उसकी दूरी होती है, ठीक है। सारे बच्चे आंसर करते चलेंगे, मैं आपको आंसर बताता हुआ जाऊंगा। वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हैं वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। जैसे कि आप देखेंगे दोनों ही जो है ना क्या नाम होंगे, निर्देशांक ऋणात्मक होंगे, तो वो कौन सा चतुर्थांश होगा बच्चों, चतुर्थांश 3, यानी कि तीसरे चतुर्थांश में वो जो है ना वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी बिंदु का भुज 0 है तो वह बिंदु सदैव स्थित है। याद रखिएगा, अगर किसी भुज का बिंदु 0 है तो वो हमेशा कहाँ पे स्थित होगा बच्चों, ठीक है, जल्दी से बताएंगे कहाँ पे स्थित होगा, y अक्ष पे। 0 है तो कहाँ पे स्थित होगा बच्चों, y अक्ष पे, हाँ बी हो जाएगा, वेरी गुड बच्चों, बी हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है बच्चों हमारा, यदि x 0 y 0 हो तो बिंदु x - y डैश में स्थित होगा, ठीक है,
x0 y0 से नीचे हो, ठीक है ना, तो इसमें जो है x और माइनस वाई ये स्थित होगा। तो किस में स्थित होगा बच्चों, ये हमारे चतुर्थांश फोर्थ में स्थित होगा, ठीक है, कहाँ पे, चतुर्थांश फोर्थ में स्थित होगा, ठीक है। हाँ जी सर, फोर्थ होगा, नहीं सेकंड नहीं होगा, फोर्थ होगा बच्चे, फोर्थ। बिंदु A और y 0 स्थित है, बिंदु A और y का 0 स्थित है, कहाँ पे स्थित होगा बच्चों, ये कहाँ पे स्थित होगा, x के अक्ष पे, कहाँ पे, x के अक्ष पे, ठीक है, x के अक्ष पे। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा 7 में पूछा गया बच्चों, चौथे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमश चिन्ह होंगे, ठीक है। चौथा चतुर्थांश है, उसमें स्थित कोई भी जो बिंदु है उसके भुज और कोटि ये कैसे चिन्ह के रूप में प्रदर्शित होंगे, ठीक है, किस चिन्ह के रूप में होंगे, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, क्या रहेंगे बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, डी होगा, प्लस और माइनस, हाँ ठीक है, प्लस और माइनस का हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये जो होता है चौथा वाला यहाँ पे, तो ये तो हमारा प्लस का ही रहेगा अभी भी, माइनस तो इधर होता है ना एक्स वाला, बट ये बाई का इधर की तरफ माइनस हो जाता है ना, दैट इज वाई प्लस और माइनस होगा, पहले एक्स प्लस में वाई माइनस में, इस तरीके से। किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किसी बिंदु का जो भुज है वो धनात्मक कहाँ कहाँ पे होता है बच्चों, इन दो चतुर्थांश में होता है, कौन कौन से चतुर्थांश में, देखो तीसरे में अभी हमने देख लिया माइनस है ना, तो तीसरा ये तो हमारा गलत है, पहले में तो क्या नाम है, माइनस प्लस दोनों होते हैं, तो ऐसा कौन सा है जिसमें ये दोनों होते हैं, तो पहला और चौथा है, ठीक है, ए वाला होगा, हाँ बिल्कुल सही बच्चों, ए वाला होगा, चतुर्थांश 1 और 4 में, चतुर्थांश 1 और 4 में। 9वां क्वेश्चन, वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में y अक्ष और 10 मात्रक की दूरी पर स्थित होगा, वो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चों, जो कि y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में y अक्ष पे 10 मात्रक की दूरी पे स्थित होगा, ऋणात्मक में पूछा गया है, ठीक है, तो कितना होगा, 0 और माइनस का 10, ठीक है, 0 और माइनस का 10 होगा, 0 और माइनस का 10, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन 10, किसी रेखाखंड के अंतिम बिंदु प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में, किसी रेखाखंड के अंतिम बिंदु जो है वो प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में है, तो ये जो हमारा रेखाखंड है ये कहां से गुजरेगा बच्चों, रेखाखंड कहां से गुजरेगा, अगर अंतिम बिंदु ये क्या नाम है, रेखाखंड के अंतिम बिंदु प्रथम और तृतीय चतुर्थांश में, तो कहां से गुजरेगा बच्चों, मूल बिंदु से, कहां से, मूल बिंदु से, ठीक है, मूल बिंदु से हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। फिर है हमारा 11वां, वे बिंदु जिनके भुज और कोटि भिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे, तो वे बिंदु जिनके भुज और कोटि विभिन्न चिन्हों के होते हैं वो कहां पे स्थित होंगे बच्चों, विभिन्न चिन्हों के, ठीक है, कहां पे स्थित होंगे, वो हमारे दूसरे और चौथे में स्थित होंगे, डी वाले में, यानी कि दूसरे और चौथे में स्थित होंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं P03, Q10, R0-1, S-50, T12 इनमें से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित नहीं है, यहाँ पे ये बताना है इसमें से कौन सा ऐसा बिंदु है जो x के अक्ष पे स्थित नहीं है, x पे, ठीक है। तब तक के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं एक बार, ठीक है बच्चों, देखो ये आपके क्वेश्चंस हैं और मैं आपको दिखा भी दूंगा, अभी ये क्वेश्चंस हो गए आपके, ठीक है, पेज नंबर है 52, 58 और आपको आंसर भी दिखा देता हूं, ये रहे आपके MCQs के आंसर, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है सारे के सारे, आप चाहें तो पढ़ लेना है इसको, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इजीली आप रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, ये इतने सारे आपके MCQs ही MCQs हैं और इन सभी के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये रहे। चलो तो हम कहाँ पे थे अभी, हाँ, इसमें से कौन सा है बच्चों जो कि स्थित नहीं होगा, तो यहाँ पे जो है ना हमारे P, ठीक है, P यानी कि 03 x पे स्थित नहीं है, और R यानी कि 0-1 ये भी, और T यानी कि 1 और 2 ये x अक्ष पे स्थित नहीं होगा, ठीक है, ये जो है ना PRT ये वाला हो जाएगा। यदि दो बिंदुओं P और Q के निर्देशांक क्रमश P और Q के निर्देशांक -2 और 3 हैं, -2 और 3 हैं और -3 और 5 हैं, तो P का भुज और Q का भुज किसके बराबर होगा, P का भुज और Q का भुज किसके बराबर होगा बच्चों, जब ये इस तरीके से हैं, ठीक है, P और Q इनके निर्देशांक, तो ये हमारा 1 के बराबर होगा, किसके, 1 के बराबर होगा, 1 हो जाएगा,
हाँ जी बच्चों, बिल्कुल ठीक है, 1 आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से इसके, या फिर अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें। अभी इसके हमारे 5-7 और क्वेश्चन हैं, या फिर हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ें। जल्दी से बताएं, ये करें या फिर अगला चैप्टर, और भी 4-5 करें या फिर अगला चैप्टर, जल्दी से बताओ सारे बच्चों। और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को यहाँ पे लाइक नहीं किया है, ठीक है, जिसने भी लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर देंगे बच्चों, ठीक है, जल्दी जल्दी से। सर इसको कर लीजिए, 2 मिनट लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करते हैं जल्दी से। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, बिंदु 1 एंड 1, 1 माइनस में 1, -1 और 1, और -1 एंड -1 है। तो ये बेसिकली किस चतुर्थांश में स्थित होंगे बच्चों, ठीक है, दिमाग लगाओ जल्दी से, किस में स्थित होंगे। तो देखो ये सारे के सारे जितने भी ये वैल्यू हैं, इसमें प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस, प्लस माइनस और माइनस माइनस, ये चारों ही हर एक चतुर्थांश की अपनी जो व्याख्या है वो दे रहे हैं, विशेषताएं दे रहे हैं। तो मतलब ये एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं हो सकते हैं, ठीक है, एक ही में स्थित नहीं होंगे। वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलाते हैं, अक्ष पे मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं मूल बिंदु। जहां पे ये निर्देशांक अक्ष मिलते हैं मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु से भुज और कोटि है, मूल बिंदु से भुज और कोटि क्या होगी, हमेशा शून्य होगी, हमेशा शून्य होगी, चाहे एक्स हो या वाई हो, मूल बिंदु से हमेशा भुज और कोटि 0 होगी। कितनी होगी, 0। दोनों निर्देशांक अक्ष के बीच में बनने वाला कोण क्या होगा, दोनों निर्देशांकों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितना होगा बच्चों, वो रहेगा आपका हमेशा समकोण। क्या रहेगा, समकोण। एक्स अक्ष से बिंदु P-4 और -3 की लंबिक दूरी है। लंबिक दूरी कितनी होगी बच्चों इसमें से, एक्स अक्ष से, ठीक है। तो x कितना होता है, x होता है हमारा पहला वाला, यानी कि इसमें जो है हमारा -4, और y हमारा जो है 3 हो जाएगा। तो लंबिक दूरी इसकी कितनी हो जाएगी, लंबिक दूरी कितनी हो जाएगी, 3 इकाई, ठीक है, प्लस में 3 इकाई। y अक्ष से बिंदु -7, 2 की लंबिक दूरी कितनी होगी बच्चों, इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 7 इकाई, ठीक है, इसकी होगी 7 इकाई। मूल बिंदु से P और 3 और 4 की दूरी कितनी होगी, 3 और 4 की दूरी कितनी होगी बच्चों, कितनी होगी, वेरी गुड वेरी गुड, हाँ इसका भी ठीक आंसर है, 5 इकाई हो जाएगा, यानी कि डी वाला। अब यहीं पे 2-3 और एमसीक्यू हैं आपके, फिर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा कि बिंदु ये सब दिए गए हैं, ठीक है, बिंदु 0-3 ये कुछ है, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 21 का जो आपका आंसर है वो हो जाएगा डी, और जो आपका 22 जो रहेगा इसका हो जाएगा आपका ये बी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, काफ़ी देर से हम इसी को कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा अब यहाँ पे, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 10 ही है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों इस तरीके से रहेगा हमारा ये, और इंग्लिश में भी मैं निकाल लेता हूँ एक बार, ठीक है। पहले ना एक काम करता हूँ, इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ सारे के सारे, ठीक है, जिससे कि आपको ज़्यादा कोई परेशानी ना हो। ओके, देखो ये आपके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है, ये आपके एमसीक्यूज़ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये एमसीक्यूज़ हैं आपके, ये टोटल मिला के कितने हो गए, 6, 7, 8, 9, 10 एमसीक्यूज़ हैं। और इन्हीं 10 के 10 एमसीक्यूज़ के जो आंसर हैं बच्चों, आप यहाँ पे देख लेंगे, ये रहे आपके 10 के 10 एमसीक्यू के आंसर, ठीक है। आप रिप्ले और रीआउट करके देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर पहले को देखेंगे, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण नहीं है। तो इसमें से एक ऐसा समीकरण है जो कि रैखिक नहीं है। तो कौन सा ऐसा समीकरण है बच्चों जो कि रैखिक समीकरण नहीं है, जल्दी से बताएंगे। रैखिक समीकरण इसमें से कौन सा नहीं है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, बी वाला, x² प्लस में 5 और इक्वल टू 3x माइनस का 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा 2 चर में रैखिक समीकरण नहीं है, इनमें से ऐसा कौन सा समीकरण है जो 2 चर में रैखिक समीकरण नहीं है। 2 चर की बात हो रही है, तो देखो x और y में 2 चर हैं, t और s में 2 चर हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम देखेंगे तो जो हमारा ax प्लस बी वाई इक्वल टू c, इसमें भी हमारे 2 चर हैं, लेकिन यहाँ पे देखो ax² यहाँ पे बोल दिया है, जब स्क्वायर आ गया तो ये चर से हट गया, ठीक है। ये 2 चर में एक रैखिक समीकरण नहीं होगा। कौन सा वाला, सी वाला हो जाएगा, ठीक है। 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं बच्चों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इनके अधिकतम हल कितने निकल सकते हैं, ठीक है। अधिकतम हल कितने निकल सकते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण के, ठीक है।
कितने निकल सकते हैं बच्चों? हमने किए हैं ये सॉल्व, हमने किए हैं ये सॉल्व। हाँ, युवराज सी होगा, ठीक है, यशवीर सी होगा, वेरी गुड। एक बच्चा कह रहा है 15 होगा, नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे, ठीक है, अनेकों अनेक हल निकलेंगे। अब मुझे इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन पूरा दिखे आपको। सो अब क्वेश्चन फोर्थ, ए एक्स प्लस में वी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 का उल्लेख है, ठीक है, ए एक्स प्लस में वी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0, इसका क्या उल्लेख होगा बच्चों? इसका उल्लेख क्या होगा? ठीक है, फोर्थ का क्या होगा? ये एक सीधी रेखा है, ठीक है, ये क्या है बच्चों? ये एक सीधी रेखा होगी। ए देखो, ए बी सी इक्वल टू 0 है ना, एक्स वाई भी है, तो इस तरीके की सीधी रेखा हो गई। यदि x बराबर 1 है, y बराबर 1 समीकरण 9ax और 12ay इक्वल टू 63 है, तो a का इसमें क्या मान होगा? ठीक है, x बराबर हमें 1 लेना है यहाँ पे और y बराबर हमें भी 1 लेना है, ठीक है, तो क्या मान निकल के आ जाएगा बच्चों इसका? जल्दी से बताएंगे क्या मान निकलेगा इसका? ठीक है, इसका मान क्या निकलेगा आपका? वेरी गुड, इसका निकलेगा मान प्लस का 3, ठीक है, बहुत अच्छे। जिन बच्चों ने प्लस का 3 गैस किया है आपका सही आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन 6, एक्स अक्ष का समीकरण है, तो इसमें से एक्स अक्ष का जो समीकरण है बच्चों वो कौन सा होगा? एक्स अक्ष का समीकरण इसमें से कौन सा होगा? जल्दी बताएंगे कौन सा होगा एक्स अक्ष का समीकरण जो एक्स को दर्शाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा एक्स अक्ष का समीकरण y इक्वल टू 0, ठीक है, क्या होगा? y इक्वल टू 0। एक्स y इक्वल टू एक्स के द्वारा आलेखित रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों? क्या होंगे निर्देशांक? ये हमेशा a और a रहेंगे, प्लस में रहेंगे हमेशा, ठीक है। समीकरण x इक्वल टू 0 क्या दर्शाता है? x इक्वल टू 0 क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है y अक्ष को। किसको दर्शाता है? y अक्ष को। किसको? y अक्ष को, ठीक है, x इक्वल टू 0 y अक्ष को दर्शाएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 9th, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, इनमें से किस रैखिक समीकरण का हल है? तो यहाँ पे हमें समीकरण दिए गए हैं, इसमें से कौन सा हल होगा ये हमें यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो x और y इक्वल टू 3 आना चाहिए, है ना। तो ये किसका हल होगा बच्चों? जल्दी से सोचें किसका हल हो सकता है ये। वेरी गुड, आंसर करिए। तो ये होगा आपका x प्लस में 2y का। कैसे? x की वैल्यू जब हम रख देंगे 2 तो ये 2 हो जाएगा, y की वैल्यू को हम रखेंगे 3 तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 और 6 2 8, इस तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है। रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, एक आलेख रेखा है जो y अक्ष को निम्न बिंदु पर मिलती है। तो ये y अक्ष को किस बिंदु पे मिलेगी बच्चों? किस बिंदु पे मिलेगी? ये मिलेगी 0 और 2 पे। कहां पे मिलेगी बच्चों? 0 और 2 पे। किस पे मिलेगी? 0 और 2 पे, ठीक है। और फिर आपके कुछ ये क्वेश्चंस हैं बच्चों जो कि छोटे छोटे हैं, एक एक नंबर के, आप इनकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, ठीक है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है बच्चों, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है इसको 1080p पे कर लीजिए, ठीक है, 1080p पे HD क्वालिटी में अच्छा दिखेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बच्चों जल्दी से। चैप्टर 5 है यूक्लिड ज्यामिति, ठीक है, यूक्लिड ज्यामिति। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या नाम है, एक तो अभिग्रहित या फिर अभिधारणाएं इसकी पढ़नी है, प्रमेय क्या होती हैं और अभिग्रहित अभिधारणाएं, कुछ ऐसी चीजें हैं। चलो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सीधा बिना देरी करते हुए। ओके, अब इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, दो बिंदुओं से, ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं ना इसको पहले निकाल देता हूँ, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखो, दो बिंदुओं से क्या किया जा सकता है? केवल एक रेखा खींची जा सकती है, कोई रेखा नहीं खींच सकते हैं, ठीक है, या फिर एक से ज़्यादा रेखा खींच सकती हैं, या फिर 2 से अधिक रेखाएं। तो दो बिंदु हैं, ठीक है, ये 2 बिंदु हैं, तो सिंपल सी बात है, इन्हें आपस में मिलाएंगे तो केवल एक ही तो रेखा खींचेगी, केवल एक ही रेखा तो खींचेगी, है ना। तो मतलब कि ए वाला सही हो जाएगा, एक ही रेखा खींचेगी यानी कि ए वाला सही हो जाएगा, है ना। चलो अब देखेंगे सेकंड वाला है। सेकंड यहाँ पे है, यूक्लिड के गणित के क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख, कार्यों को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उनके कार्यों को क्या कहते हैं बच्चों? उनके कार्यों को तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तत्व कहा जाता है, ठीक है। वस्तुएं जो किसी समान वस्तु का दोगुना होती हैं, आपस में कैसी होती हैं? जो वस्तुएं किसी समान वस्तु का दोगुना होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। कैसी? बराबर होती हैं, ठीक है।
वह गणितीय कथन जिसका सत्यापन तर्क संगत रूप से स्थापित किया जा चुका हो वो क्या कहलाएगा? सिंपल सी बात है, क्या कहलाएगा? सिद्धांत कहलाएगा। एक उभयनिष्ठ वाली दो भुजाओं को क्या कहते हैं? एक उभयनिष्ठ वाली दो भुजा नहीं, रेखाएं, दो रेखाओं को क्या कहेंगे बच्चों? दो रेखाओं को क्या बोलते हैं? छेदक रेखाएं। क्या बोलते हैं बच्चों? छेदक रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखाएं। ठीक है, सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे। नहीं, इंग्लिश मीडियम में नहीं, अभी पहले ये देख लो, यहाँ पे छोटे छोटे आपके जो क्वेश्चन है। अब आप इसको दिखाता हूँ मैं आपको इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, ये देख लीजिए, आपके 3 क्वेश्चन तो यहाँ पे रहने वाले हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे रहने वाले हैं और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हैं। वेल, एक नंबर के भी क्वेश्चन है आपके और इन सभी के आंसर आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये रहे आपके आंसर, इजीली आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ओके, चलो अगला देखेंगे। अब हम अगले चैप्टर को जल्दी से पूरा करते हैं। ठीक है, अगले चैप्टर को जल्दी से पूरा करते हैं क्योंकि हमें इसको 11 बजे तक पूरा भी करना है। छोटा हो जाओ भाई। ठीक है, चैप्टर 5 आएगा अब हमारा, नहीं 5 तो कर ही लिया, 6 आएगा, रेखाएं और कोण। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 आएगा, रेखाएं और कोण। चलो अब यहाँ पे आपका टेस्ट होगा, काफ़ी अच्छा टेस्ट होगा, सारे बच्चे आंसर करेंगे, पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी कर रखी है अभी तक। पहला क्वेश्चन बताओ, यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? यदि एक कोण अपने पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक कोण का माप क्या होगा? जल्दी से सारे बच्चे मुझे बताएंगे। ठीक है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा मान आपका। ठीक है, क्या मान होगा जल्दी से? वेरी गुड, 45 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 45 डिग्री हो जाएगा आपका। पूरक कोण के समान हो तो प्रत्येक कोण होगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, दी गई आकृति में x प्लस वाई के किस स्थान के लिए ABC एक रेखा है? ठीक है, किस स्थान के लिए ABC एक रेखा है, यानी कि डिग्री क्या रहेगी? ठीक है, क्या रहेगा इसका एंगल, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो एंगल कितना रहेगा बच्चों? एंगल देखो AB और C। ठीक है, AB और C, इसके लिए कितना रहेगा बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3, आकृति में कोण AOC और कोण BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म बनाते हैं AOC और ये 5x और x। तो x का मान बताइए। तो इसमें जो x की वैल्यू है वो कितनी होगी बच्चों? वो हमें यहाँ पे निकालनी है। तो x की वैल्यू होगी आपकी यहाँ पे अगर देखेंगे तो 30। कितनी होगी बच्चों x की वैल्यू? 30 हो गई यहाँ पे। ठीक है, कितनी? 30। तभी आपका जो है ना ये आंसर निकलेगा। फिर है 110 का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा बच्चों? 110 का प्रतिवर्ती कोण क्या होगा? ठीक है, 110 का प्रतिवर्ती कोण, इसे मैं ऐसे करना है, जोड़ देना है हमें पूरे 360 में। ठीक है, या 360 में से माइनस भी कर लो, जो भी हो। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों? क्या हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पे? वेरी गुड, 250। ठीक है, 110 का प्रतिवर्ती कोण पूछा गया बच्चों। क्या पूछा गया है? प्रतिवर्ती कोण। यहीं पे गलती हो जाती है आपसे, प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है। 5वां, संपूरक कोणों के एक युग्म में एक कोण दूसरे कोण से 10 डिग्री अधिक है तो कोणों का माप क्या होगा? संपूरक कोणों के एक युग्म में से एक कोण दूसरे कोण के 10 डिग्री से अधिक है। ठीक है, 10 कोण से अधिक है तो कोणों का माप यहाँ पे क्या होगा? तो कोणों का माप क्या होगा बच्चों? 85 और 95, क्योंकि 10 ही तो है ये, सीधा सीधा 85 और 95। कितना होगा? 85 और 95। यदि 3 अथवा अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित ना हो तो उन बिंदुओं को डैश कहते हैं। अर्थात यदि 3 या अधिक बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं होते हैं तो इन बिंदुओं को क्या कहते हैं बच्चों? ठीक है, इनको बोलते हैं असंरेखी बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? असंरेखी बिंदु। क्या बोलते हैं? असंरेखी बिंदु। बिल्कुल ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे एकदम सही सही आंसर करते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया लग रहा है जान के कि आप सभी बच्चों ने काफी अच्छी अपनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोण x तथा y रैखिक युग्म बनाते हैं। ठीक है, कोण x और y क्या करते हैं? रैखिक युग्म बनाते हैं। तो x माइनस में 2y इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें y का मान क्या होगा बच्चों? y का मान क्या होगा? y का मान होगा आपका 50 डिग्री। कितना होगा? 50 डिग्री, 50। ठीक है, अगला, चित्र में AB एक सरल रेखा है। ध्यान से सुन लीजिए, चित्र में आप देख रहे होंगे तो AB एक सरल रेखा है हमारी, ये वाली, और a प्लस बी का मान डैश होगा। तो इसमें a और b का जो मान है बच्चों वो कितना होगा? a और b का मान, तो सिंपल सी बात है, सरल रेखा है तो a और b का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 2 विकर्ण खींचे जा चुके हैं, है ना। दैट इज वाई यहाँ पे हमारा बी वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री।
अब यहाँ पे हमारे 2-3 MCQ और हैं, उसके बाद में ये पूरा हो जाएगा हमारा, मतलब ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे। तो 9वां है, यदि कोण AOC बराबर में 50 डिग्री है और कोण BOD का मान क्या होगा। ठीक है, कोण AOD हमारा 50 डिग्री है, तो कोण BOD ये कितना होगा बच्चों, ये हमें निकालना है। 50 डिग्री वो है, तो सिंपल सी बात है, जब एक ही जैसे बने हुए हैं तो सिंपल सी बात है ये भी 50 डिग्री ही होगा, है ना। यदि दो समानांतर रेखाएं एक त्रियक रेखा से काटी जाएं, दो समानांतर रेखाओं को त्रियक रेखा से काट दिया जाए, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण कैसे होंगे बच्चों, एक ही ओर बने अंतःकोण कैसे होंगे, संपूरक कोण बनेंगे। कैसे बनेंगे, संपूरक कोण। ठीक है। तीसरा बच्चों, मतलब चित्र में देखेंगे हम, तो चित्र में जो L है वो समानांतर है M के, तो X का मान क्या होगा, इसमें से हमें X का मान निकालना है बच्चों, जब ये हमारा L और M समानांतर है। ठीक है, तो X का मान हमारा कितना निकलेगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, ये निकलेगा 110। ठीक है, 110, क्योंकि 180 होता है तो 70 माइनस कर देख दीजिए, 110 हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, तीन समानांतर रेखाएं एक दूसरे के डैश पर प्रतिच्छेद करती हैं। तीन समानांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो ये एक दूसरे को कितनी बार प्रतिच्छेद करेंगी, तो एक भी बार नहीं। तीन समानांतर रेखाएं होंगी, 1 2 3, कभी मिलेंगी आपस में, कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, इसलिए अगर एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो तो दूसरा कोण क्या होगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, अगर एक रैखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो दूसरा कोण हमेशा अधिक कोण होगा। एक न्यून कोण है तो दूसरा हमारा अधिक कोण होगा। दी गई आकृति में y का मान क्या होगा बच्चों, तो y का मान आकृति में यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये होगा हमारा 18। कितना होगा, 18 यहाँ पे निकल के आएगा, कितना, 18। एक किरण का अंत बिंदु एक ही होगा। एक रेखाखंड की जो लंबाई है बच्चों, एक रेखाखंड की लंबाई, ठीक है, एक रेखाखंड की लंबाई वो हमेशा कितनी होती है, निश्चित होती है। यदि दो रेखा प्रतिच्छेदी ना हो तो वे समानांतर हैं, समानांतर होंगी, है ना। इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन है, आप यहां से पढ़ सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7, त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज वाले चैप्टर से भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, आप ये पढ़ सकते हैं नियम वगैरह जो आपके दिए जाते हैं ना, इसके बारे में। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम क्या होते हैं, एक होता है SAS, एक होता है ASA, एक होता है SSS, एक होता है RHS। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना। MCQ आपको मैं करवाता हूँ अच्छे से, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है सर, एक बार इंग्लिश में तो दिखा दो वो वाले। ठीक है, चलो इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। तो चैप्टर नंबर 6 है ना। देखो चैप्टर नंबर 6 के ये आपके क्वेश्चंस हैं, और चैप्टर नंबर 6 के आंसर भी आपको मैं निकाल के दिखा देता हूँ एक बार। बहुत जल्दी जा रहा भाई, तू आजा, वापस आ जा। ये रहे, देखो ये आपके सारे के सारे आंसर यहाँ पे होने वाले हैं। MCQs के आंसर आपको इतने एरिया में मिल जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन को आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन लिखे हैं जिसे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों, ओके, इजीली। सो टोटल आपके 14 MCQ हैं, और हर एक MCQ का आंसर आपका यहाँ पे दे दिया गया है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि निम्न में से कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है। ठीक है, तो अभी अभी हमने चारों नियम पढ़े, तो इनमें से कौन सा है जो कि त्रिभुजों की सर्वांग समता का नियम नहीं है। ठीक है, तो देखो SSS, RHS और SAS ये तो अभी हमने पढ़ाई है, तो है कौन सा नहीं इसमें से, हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। AAA ये कोई सर्वांग समता का नियम नहीं है। यदि ABCD है, ठीक है, AB बराबर CD, तब क्या होगा बच्चों, AB इस तरीके से है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा AB बराबर में CD होगा, AB बराबर में CD होगा। यदि त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF है तब क्या होगा, यदि त्रिभुज ABC बराबर DEF है तब क्या होगा बच्चों, तब FE बराबर में CB होगा, FE बराबर में CB, FE बराबर CB। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज होगा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य कोणों के योग के बराबर है तो वह त्रिभुज क्या होगा, वह त्रिभुज क्या होगा बच्चों, एक समकोण त्रिभुज। क्या होगा, समकोण। यदि AB बराबर में QR है, BC बराबर PR है और CA बराबर PQ है, तब हमारा आंसर क्या निकलेगा इसका, तब हमारा आंसर क्या निकलेगा, त्रिभुज क्या निकलेगा हमारा, CBA बराबर में PRQ। त्रिभुज
CBA बराबर में PRQ। डी किसने बताया? डी नहीं बच्चों, बी होगा, CBA बराबर में आपका PRQ। और यहाँ पे देख लेंगे कुछ हमारे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, जैसे कि दो आकृतियां सर्वांगसम होंगी यदि वे समान आकार की और समान माप की होंगी। दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनकी जो त्रिज्या है उनका माप बराबर होगा। दो समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम होंगे यदि उनकी भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। कैसी? बराबर। दो वर्ग सर्वांगसम होते हैं यदि उनकी भुजाओं की लंबाई कैसी होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास में, इसको जल्दी से खत्म करना है हमें। तो चैप्टर नंबर है अब हमारा यहाँ पे 8, चतुर्भुज। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है। हाँ, कहाँ चले गए MCQ भैया? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ठीक है, MCQ में सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ जाता है इस चैप्टर का। ये लिया गया है, एक सेकेंड, देखो क्या कहा गया यहाँ पे। चतुर्भुज के तीन कोणों का मान 75, 90, यहाँ पे 75 है, तो चौथा कोण क्या होगा? ठीक है, चतुर्भुज के कोणों के मामले में तो चौथा कोण क्या होगा बच्चों? जल्दी से आंसर करेंगे सारे के सारे बच्चे। चौथा कोण हमारा क्या हो सकता है आपके हिसाब से? जल्दी से बताएंगे चौथा कोण क्या होगा। पहले तो हम इसे जोड़ देते हैं, 75 को जोड़ देंगे, 90 को जोड़ देंगे, तो बचेगा 360 के हिसाब से कितना? 120। कितना बचेगा? 120। तो हमारा डी आंसर हो जाएगा। समचतुर्भुज ABCD में कोण ACB 40 डिग्री है, कोण जो है ना ये 80 हमारा 40 डिग्री है, तो कोण जो है ABD इसका मान क्या होगा? कोण ABD का मान क्या होगा बच्चों? कोण ABD का मान कितना रहने वाला है? सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे कोण ABD का मान कितना रहने वाला है। ठीक है, ABD का मान कितना होगा बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 50 होगा। वेरी गुड, 50 डिग्री होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, समानांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों के समद्विभाजकों से बनने वाली आकृति कैसी होगी? ठीक है, समांतर चतुर्भुज के आंतरिक कोणों से समद्विभाजक से बनने वाली आकृति हमेशा आयत होगी। कैसी होगी बच्चों? आयत होगी। चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के क्रमगत मिलने पर बनने वाली आकृति कैसी होगी? चतुर्भुज की भुजाओं में मध्य बिंदुओं को क्रमगत मिलाने वाली जो आकृति है वो क्या होगी बच्चों? वो होगी समानांतर चतुर्भुज। अब एक क्वेश्चन है, एक समानांतर चतुर्भुज है ABCD, इसमें विकर्ण है AB और CD जो कि एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं। यदि कोण DAC 32 है और कोण AOB 70 है, तो DBC का मान क्या होगा? DBC इसका मान हमारा कितना निकलेगा? 38 डिग्री। कितना? 38 डिग्री। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, ऐसा मैंने आपको बताया पेपर में जरूर आएगा कि जैसे एक समानांतर चतुर्भुज के कोण है 3, 4, 5, 6 इस अनुपात में, तो कोणों का मान क्या होगा? ये कोण हमारे अनुपात में है, इसको मैं डिग्री में चेंज करना है, कोण में चेंज करना है, तो क्या निकलेगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर निकलेगा 60, 80, 100, 120। और एक देख लेना, इसको प्लस करने के बाद में 360 आता है या नहीं आता है? ठीक है, इसको भी एक बार जो है ना मैच कर लेना, ये 360 आता है कि नहीं आता है, तभी सही होगा वरना गलत हो जाएगा। ओके, किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होती है जो कि उसकी डैश होती है। तो उसकी क्या होती है? वो हमेशा आधी होगी। क्या होगी? हमेशा उसकी आधी होगी। ठीक है, यानी कि बी वाला हो जाएगा। फिर एक समचतुर्भुज की विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? एक समचतुर्भुज की विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो भुजा है वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी हमारी 10 सेंटीमीटर। कितनी? 10 सेंटीमीटर। अगला, बिंदु ABCD वर्ग PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि PQRS का क्षेत्रफल 36 वर्ग इकाई हो तो ABCD का क्षेत्रफल आपका क्या होगा? ये आपको निकालना है बच्चों। ठीक है, तो ABCD का क्षेत्रफल हमारा कितना निकल के आएगा? ये आएगा 18 वर्ग इकाई, केवल 18 वर्ग इकाई, इस तरीके से। ओके, चलिए एक दो और हमारे MCQ है इसके, फिर अगला चैप्टर आ जाएगा हमारा। अच्छा, ये यहाँ पे दिया गया था, वही तो चित्र हमारा रह गया था, कोई बात नहीं। एक समचतुर्भुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि उसके बड़े विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर हो तो छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? कितनी सेंटीमीटर होगी बच्चों? 18। कितनी? 18। सॉल्व करिए और निकालिए इसको। निम्न में से कौन सा कथन सभी समांतर चतुर्भुजों के लिए सत्य है? सभी समानांतर चतुर्भुज के लिए सत्य होगा इसमें से। तो देखेंगे, विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं।
क्षेत्रफल दो संलग्न भुजाओं के गुणनफल के बराबर होता है, नहीं। विपरीत कोण समान होते हैं, हाँ ये ठीक है। विपरीत कोण जो होते हैं ना इससे समांतर चतुर्भुज के लिए वो समान होते हैं इसके, ठीक है। दी गई आकृति एक आयत ABCD है, एक आयत है ये ABCD। कोण ADE हमारा 30 दे रखा है ये वाला, और CEF हमारा 150 दे रखा है। तो DEF का मान क्या होगा, DEF इसका मान क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो इसका जो मान रहेगा बच्चों वो आएगा आपका 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे देखेंगे। अब इसी का ना एक बार इंग्लिश वर्जन देख लेंगे आप सारे बच्चे, ठीक है। चैप्टर 7 है हमारा, और चैप्टर 7 के ये रहे आपके क्वेश्चन। हम तो 8वें तक पे पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। ये चैप्टर 7 है, मैं आपको इसके आंसर भी दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। देखो चैप्टर 7 के ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं, बस यही 4 क्वेश्चन है आपके MCQ के लिए, और हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। देख सकते हैं ये रहे आपके, वैसे भी 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो भी लिखे हुए हैं, ओके। चलिए फिर देखेंगे चैप्टर 8 वाले क्वेश्चंस को। तो चैप्टर 8 में आप देखेंगे तो आपका पहला क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। यहाँ से शुरुआत हो जाएगा बच्चों, और ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर भी मैं निकाल देता हूँ एक बार। आजा ये रहे, ठीक है। टोटल मिला के आपके 11 क्वेश्चन है MCQ में, 4 क्वेश्चन आपके ये हैं, और कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। देख सकते हैं 11 हैं टोटल, और टोटल 11 के क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे लिखे हैं। फिर आपके 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, ये रहे, इजीली रीड आउट कर सकते हैं। सो चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे बच्चों, नहीं 8 तो हो गया सर, 9th को देखेंगे अब। चलो जल्दी से 9th को सॉल्व करते हैं। वृत्त, ठीक है, आप समझेंगे बच्चों वृत्त के बारे में। देखो कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं वृत्त वाले। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाँ ये रहा, हाँ ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। अब आंसर करेंगे सारे बच्चे मुझे। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक ही वृत्त खंड में बने कोण डैश होते हैं। जब एक ही वृत्त खंड में कोण बन रहे हैं तो वो कैसे होंगे बच्चों, एक ही वृत्त में जो कोण बनते हैं एक ही वृत्त खंड में, वो कोण कैसे होंगे, जल्दी से आंसर करेंगे बच्चों। कोण कैसे होंगे, वो हमेशा बराबर होंगे, बिल्कुल ठीक है बच्चों। वो कोण हमेशा कैसे होते हैं, वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। आपका ए वाला ठीक हो जाएगा, कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये आकृति दी गई है हमें, आकृति में यदि OA 5 सेंटीमीटर है और AB 8 सेंटीमीटर है तथा OD जीवा AB पर लंब है, तो CD किसके बराबर होगा, ठीक है। तो CD आप देखेंगे यहाँ पे, ये रहा CD, ये किसके बराबर होगा, ये 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, ओके। एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसमें स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, केंद्र से जीवा की दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए, आप समझ जाएंगे। आकृति में यदि कोण ABC, इसमें कोण ABC बराबर 20 डिग्री है, तो कोण AOC बराबर कितना होगा। तो कोण अगर हमारा जो ABC है, ठीक है, ABC ये हमारा कितना है, 20 है, तो AOC और ये बढ़ जाएगा हमारा, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अगला देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। बच्चों देखो यहाँ पे ना एक छोटी सी कमी है, कमी ये है टाइम की, ठीक है, टाइम की कमी है। अभी देखो आपका एग्जाम है कुछ ही घंटे में, और मुझे आपके लिए एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का भी लाइव अटेंड करना है अभी, ठीक है। एक सैम्पल पेपर का भी लाइव अटेंड करना है, ठीक है, जिसे मैं ज़्यादा नहीं 30 मिनट के लिए अटेंड करूँगा, और उसमें और भी आपको कुछ जो आपके 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो बताऊँगा, ओके। तो एक काम करते हैं, इसको ना मैं जल्दी से ख़त्म करता हूँ, ठीक है, टाइम बहुत हो रहा है और टाइम कम है हमारे पास में, तो इसको मैं जल्दी से एंड करता हूँ। फिर आप लोग जो है ना उस MCQ वाले सेशन में ज्वाइन होना, ठीक है। सारे बच्चे MCQ नहीं, जो हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाला वीडियो होगा ना अभी लाइव होगा, सारे बच्चे उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। सारे बच्चे उसमें ज्वाइन होना जल्दी से जल्दी, ठीक है। सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा। हम इस सेशन को जल्दी से एंड करते हैं ताकि हम दूसरे सेशन को अटेंड कर सकें, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है हमारा यहाँ पे। अब मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता जाता हूँ और आंसर बताता चलूंगा। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आप इसको ना ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर हमारा 10 सेंटीमीटर निकलेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 है बच्चों, इसका आंसर हमारा निकलेगा 75 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 7 का हमारा जो आंसर है वो निकलेगा 90 डिग्री। कैसे निकलेगा आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन 8 की बात करेंगे तो इसका आंसर हमारा 8 सेंटीमीटर निकलेगा। क्वेश्चन 9 की बात करेंगे तो इसमें हमारा आंसर निकलेगा 70 डिग्री, ठीक है।
और क्वेश्चन 10th की बात करेंगे आकृति के अनुसार, तो ये हमारा निकलेगा कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। आगे क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो क्वेश्चन 11 में दी गई आकृति में ओ वृत्त केंद्र तथा कोण BAC 40 डिग्री है, तो कोण OBC क्या होगा, ठीक है, कोण OBC हमारा निकलेगा 50 डिग्री, कितना 50 डिग्री। 9 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज वृत्त के अंतर्गत स्थित है, तो वृत्त की जो त्रिज्या है बच्चों वो कितनी होगी, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी √3 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे करके आपके ये 13वां क्वेश्चन दिया गया है जिसका आपका B सही है। 14वां आपका क्वेश्चन दिया गया है जो BCD है, इसका माप क्या होगा, तो BCD का माप होगा बच्चों आपका 80 डिग्री, कितना 80। फिर यहाँ पे 15वां क्वेश्चन देख लेंगे बच्चों। 15वें में आपका जो है ना ये हो जाएगा A। 16वें का आप देखेंगे तो 16वें का हो जाएगा आपका C, ठीक है, 16वें का आपका C हो जाएगा। 17 का आंसर देखेंगे आप यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका B। 18 का देखेंगे तो A हो जाएगा, और 19वें का देखेंगे बच्चों जो कि अभी एक और होगा हमारा, ये 23 डिग्री हो जाएगा। एंड द लास्ट 20 इसका रहेगा हमारा 45 डिग्री, ठीक है। जल्दी से अगला चैप्टर डिस्कस करते हैं बच्चों, टाइम बहुत कम है हमारे पास में। ओके, चैप्टर नंबर 10 हीरोन का सूत्र, ठीक है, हीरोन का सूत्र वाला हमारा चैप्टर आ चुका है। और इसमें कितने क्वेश्चन है MCQ के, ज़्यादा नहीं, 9 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो जल्दी से इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए सारे बच्चे आंसर करेंगे हमारे सबसे पहले क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज है, लंबवत ऊंचाई है 9 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल निकालना है। जल्दी से क्षेत्रफल निकालेंगे सारे बच्चे, आपके हिसाब से इसका क्षेत्रफल क्या निकलना चाहिए, जल्दी बताएंगे, ठीक है। 9 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल जो निकलेगा बच्चों, क्षेत्रफल वो निकलेगा आपका 27√3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। एक त्रिभुज की भुजाएं की विमाएं 3, 4, 5 हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पैरामीटर निकालेंगे पहले, फिर उसको हम इस तरीके से क्षेत्रफल वगैरह निकालेंगे। तो क्या निकलेगा इसका आंसर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, कितना 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डी नहीं होगा, देखो जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो स्क्वायर में निकलेगा, ठीक है। एक समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, देखो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। तो इसका जो कर्ण है वो क्या होगा बच्चों, कर्ण होगा √32, कितना √32। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर 12 सेंटीमीटर है तो अब इसका क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। एक भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, क्षेत्रफल भी इसका कितना रहेगा बच्चों, चौथे का 12 सेंटीमीटर, √12 सेंटीमीटर, सॉरी 12 सेंटीमीटर बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुजाकार मैदान का आधार ऊंचाई का 3 गुना है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 3.5 हेक्टेयर है तो इसका आधार क्या होगा। इसका आधार है क्या होगा, आधार होगा 900 मीटर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर 32 सेंटीमीटर है तथा समान भुजा का आधार से अनुपात है 3:2, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या होंगी, ठीक है। त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, समान भुजा का आधार से अनुपात है 3:2, तो इसकी जो भुजाएं हैं, भुजाएं वो कितनी होगी, एक होगी हमारी यहाँ पे देखेंगे 8 सेंटीमीटर, एक 12 सेंटीमीटर और दूसरी भी 12 सेंटीमीटर, जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है। एक त्रिभुज की भुजाओं का माप है 42, 34 और 20, तो इसकी सबसे बड़ी भुजा के संगत शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। शीर्ष लंब की सबसे अधिक लंबाई क्या होगी बच्चों, वो होगी 16 सेंटीमीटर, कितनी होगी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कुछ आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए चैप्टर नंबर देखते हैं 11, ठीक है, ये हमारा हो गया। चैप्टर 11 देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बच्चों यहाँ पे कुछ आपके फॉर्मूलास दिए गए हैं, ठीक है, जैसे कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर में रूट में हाइट स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर होता है। शंकु का वक्र वृत्तीय क्षेत्रफल होता है πRL। शंकु का कुल वक्र क्षेत्रफल होता है आपका इस तरीके से या फिर इस तरीके से। शंकु का आयतन 1/3 πr का स्क्वायर h होता है, ठीक है। अर्धगोले का वक्र वृत्तीय क्षेत्रफल 2πr का स्क्वायर होता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr स्क्वायर होता है। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr की क्यूब होता है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, जो कि 4πr स्क्वायर होता है। गोले के आयतन की बात करेंगे तो 4/3 πr की क्यूब होता है ना। ये आपके फॉर्मूलास हैं, इनको याद कर लेना, और जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत आसानी होगी इनको सॉल्व करने में, ठीक है। चलो MCQ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें देख लेते हैं एक बार कितने MCQ हैं। सारे बच्चे आंसर करेंगे मुझे। यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है तो गोले की त्रिज्या यानी कि कितनी होगी, इकाइयों में गोले की त्रिज्या कितनी होगी बच्चों, ये हमें यहाँ पे निकालनी है,
ठीक है। तो गोले की त्रिज्या क्या रहने वाली है हमारी, जल्दी से बताएंगे गोले की त्रिज्या क्या रहेगी। ठीक है, चलो कुछ बच्चे एकदम ठीक आंसर कर रहे हैं। गोले की त्रिज्या जो है बच्चों वो कितनी होगी, 3 रहने वाली है। ठीक है, कितनी, 3 रहने वाली है गोले की त्रिज्या, कितनी, 3 होगी। आर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसमें आपको फॉर्मूला बताना है। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3πr²। ठीक है, 3πr²। यहाँ पे है कि व्यास 10 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर ऐसे शंकु हैं। ठीक है, ऐसे शंकु की ऊंचाई क्या होगी, 10 सेंटीमीटर व्यास है, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई क्या होगी बच्चों, ऊंचाई कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। कितनी, 12 सेंटीमीटर। यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या है हमारी 2r, तो उसका आयतन क्या होगा बच्चों, उसका आयतन क्या होगा, अगर 2r है उसका गोले की त्रिज्या तो कितना होगा, 32/3 πr³, ये रहेगा। ठीक है, अगला देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 5th। यदि किसी गोले की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में वृद्धि होगी। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% तक बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी बच्चों, कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि होगी 33.1। कितनी, 33.1। कितनी, 33.1। ठीक है, सेम इसी तरीके से बच्चों आप जो है ना, ये जितने भी आपको मैंने ये बताए हैं ना आपके फॉर्मूलास, आप इनको याद कर लेना, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप पेपर को करोगे ना तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम आएंगे। ठीक है, तो सारे बच्चे इन फॉर्मूला को याद कर लीजिए अच्छे से। बाकी बच्चों इस सेशन को अब हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगला सेशन जो रहेगा बच्चों, अगला सेशन मैं आपको बता देता हूं, अगला सेशन कुछ ही देर में आपका अटेंड होगा और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऐसे सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जिसमें हम MCQ भी कर लेंगे, आपके 2 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, 3 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे, 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेंगे। इतना ही नहीं, आपको उस सैंपल पेपर के लाइव में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जिसके चांसेस हो कि यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सारे बच्चे उस सेशन को जल्दी से ज्वाइन करना, ज्यादा नहीं, जैसे ये सेशन एंड होगा मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आपका वो सेशन वो अटेंड किया जाएगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर। ओके, तो आप सारे बच्चे उस सेशन को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। अभी मैं उसको जो है ना क्या नाम, पब्लिक कर दूंगा, अनलिस्टेड है अभी, पब्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे उसको जरूर से ज्वाइन कीजिएगा। इस सेशन के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में बहुत ही जल्दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा। एंड अगेन आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मैथमेटिक्स फाइनल एग्जामिनेशन 2025। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।